गुड इवनिंग दोस्तों। यूपीएससी प्राइम टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप कुमार। अभी जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस समय फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर हैं और फ्रांस में जो तीसरा आपका एआई को लेकर शिखर सम्मेलन हुआ है, प्रधानमंत्री ने उसमें भागीदारी की हुई है। और जैसा कि इसके पहले वाले एपिसोड में मैंने आपसे बताया हुआ था कि जो एआई का मामला है जीएस और निबंध के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज उसी का सेकंड एपिसोड लेकर हम लोग फिर यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एआई का मामला। गत 10 और 11 फरवरी को फ्रांस की राजधानी पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सह अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में दुनिया के प्रमुख नेताओं, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, टेक उद्योग के दिग्गजों और शोधकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का मुख्य संदर्भ था सतत भविष्य के लिए जिम्मेदार एआई और इसका मुख्य उद्देश्य था एआई नीति, नैतिकता, नवाचार और नियमन पर एक वैश्विक सहमति बनाने के साथ ही एआई की पहुंच को समझना, ताकि साथ ही ये भी सुनिश्चित करना कि एआई तकनीक में नवाचार और नैतिकता का समावेश कर इसका मानवता की सेवा में बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन भाषण में एआई के लोकतांत्रिकरण पर जोर दिया और कहा कि एआई को केवल कुछ विशेष देशों, संस्थाओं या कंपनियों के उपयोग के लिए सीमित करने के बजाय सबके लिए, विशेष रूप से विकासशील और गरीब देशों के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया एआई युग की दहलीज पर खड़ी है। यह केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं है, एक सभ्यता का पुनर्विकास और पुनर्निर्माण है। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में एआई फॉर ऑल का नारा देते हुए ये भी स्पष्ट किया कि एआई के उपयोग को सुगम बनाना आवश्यक है, ताकि यह पूरे मानव समाज के लिए उपयोगी हो। उनका ठीक ही यह कहना था कि एआई का गवर्नेंस केवल जोखिमों को कम करने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह नवाचार को बढ़ावा देने वाला भी होना चाहिए। इसलिए विश्व के जिम्मेदार लोगों को ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो एआई को नियंत्रित करने के बजाय इसे सही दिशा में आगे बढ़ाए। इस सम्मेलन में कई वैश्विक नेताओं ने अपने विचार रखे, जिसमें अमेरिका, यूरोपीय संघ, फ्रांस और गूगल के सीईओ सहित प्रमुख टेक कंपनियों के प्रमुख शामिल थे। विदित हो कि फ्रांस में आयोजित एआई सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण पहलू एआई की वैश्विक गवर्नेंस को स्थापित करना था। इसके लिए जरूरी है कि एआई को नैतिक रूप से संचालित करने के तरीके तलाशे जाएं और इसके लिए प्रयास किए जाएं। एआई के संभावित जोखिमों को कम करने के लिए सामूहिक ढांचा तैयार किया जाए। एआई एल्गोरिदम को पारदर्शी और जवाबदेही बनाने के लिए सख्त साइबर सुरक्षा मानदंड लागू किए जाने की भी जरूरत है। यहाँ यह बात भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि एआई का उपयोग केवल लाभ कमाने के लिए ही नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे समाज और मानवता की भलाई के लिए विकसित करने पर भी जोर दिया जाना चाहिए। एआई को नियंत्रित करना और उसे सुरक्षित तरीके से विकसित करना भी जरूरी है और इसके लिए विभिन्न देशों को आपसी सहयोग बढ़ाना होगा और एक प्रभावी तंत्र बनाना होगा। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एआई के दुरुपयोग का खतरा बड़ा है और ये किसी से छिपा भी नहीं है। अभी एआई का उपयोग अपने आरंभिक दौर में ही है, परंतु उसके मनमाने तरीके से इस्तेमाल और दुरुपयोग की अनेक घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में इसके उपयोग के लिए वैश्विक ढांचा बनाना अत्यंत आवश्यक है। अब बात रोजगार पर एआई के प्रभाव की, जिसे लेकर दुनिया भर में चिंता व्याप्त है। यह सच है कि एआई के बढ़ते उपयोग से कई पारंपरिक नौकरियों पर असर पड़ेगा, परंतु इसके साथ ही अनेक नई नौकरियों का सृजन भी होगा। ऑटोमेशन से बेशक कुछ उद्योगों पर प्रभाव पड़ना तय है, जैसे विनिर्माण, बैंकिंग, कस्टमर सर्विस जैसे नौकरियों में एआई के कारण स्वचालन बढ़ने से जहां कुछ नौकरियां समाप्त हो सकती हैं, वहीं एआई डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट, एथिकल एआई एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल जैसे नई भूमिकाओं के उभरने से इन क्षेत्रों में नौकरियां बढ़ेंगी। यहाँ सरकारों और कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि श्रमिकों को नई तकनीकों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाए।
पेरिस सम्मेलन के बाद कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की भी जरूरत है, जैसे यूनेस्को, यूएन और अन्य वैश्विक संस्थाएं एआई को विनियमित करने के लिए नीतिगत दिशा निर्देश तैयार करें। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि एआई केवल कुछ विकसित देशों तक सीमित न रहे, बल्कि कम विकसित देशों को भी इस तकनीक का लाभ मिले। ये भी तय है कि एआई का भविष्य केवल नीतियों और नियमों तक सीमित नहीं रहने वाला, इसके नवाचार और अनुसंधान में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जैसे एआई आधारित चिकित्सा क्षेत्र में एआई की मदद से बीमारियों की जल्दी पहचान, रोबोटिक सर्जरी और व्यक्तिगत उपचार जैसी नई तकनीकों का विकास हो सकता है। एआई आधारित ट्यूटरिंग, स्मार्ट क्लासरूम और व्यक्तिगत शिक्षा समाधान भविष्य में शिक्षा क्षेत्र को बदल सकते हैं। एआई का उपयोग स्मार्ट ऊर्जा प्रबंधन और कार्बन फुटप्रिंट को करने के जरिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी किया जा सकता है। इस सम्मेलन ने न केवल एआई के तकनीकी पहलुओं को उजागर किया, बल्कि भारत को वैश्विक एआई नेतृत्व में मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है। अगला एआई सम्मेलन भारत में आयोजित होगा, जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत इस तकनीकी क्रांति का केंद्र बनने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में भारत की डिजिटल क्रांति और एआई नेतृत्व की ओर बढ़ते कदमों के बारे में बताते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर चुका है, जिससे 1.4 अरब लोगों को डिजिटल सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सम्मेलन में शामिल लगभग 60 देशों ने एक समावेशी और टिकाऊ एआई विकास के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, परंतु अमेरिका और ब्रिटेन ने इससे दूरी बना ली। यह निर्णय एआई के वैश्विक नियमन में एकता की कमी को दर्शाता है, जो भविष्य में विनियमन एवं सुरक्षा नीतियों में मतभेद पैदा कर सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक शासन के पर्याप्त प्रावधानों की कमी का हवाला दिया है, जिससे संकेत मिलता है कि वे अपनी स्वतंत्र एआई नीति और गवर्नेंस ढांचे की ओर बढ़ सकते हैं, और जो भविष्य की चुनौतियों के बारे में बताता है। तो आज के यूपीएससी प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर हम लोग यहाँ पर नए एपिसोड के साथ मिलते हैं। थैंक यू।